आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। और ऐसा आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी नेता को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अदालत ने न्यायिक हिरासत में इस तरह से भेजा है। और इस समय अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2 में रखा गया है, जबकि मनीष सिसोदिया इसी जेल की जेल नंबर 1 में बंद है, संजय सिंह जेल नंबर 5 में बंद हैं, सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में बंद हैं और शराब घोटाले में एक और आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता इस समय जेल नंबर 6 में बंद है। 55 वर्ष के अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की बैरक में अकेले रखा गया है और इस दौरान अरविंद केजरीवाल को जेल में टीवी देखने की अनुमति होगी और वो न्यूज चैनल, मनोरंजन के चैनल और खेलों के चैनल देख पाएंगे। कुल मिलाकर 20 चैनल देखने की सुविधा इस समय तिहाड़ जेल में उपलब्ध है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को हफ्ते में 2 बार अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत होगी, क्योंकि उन्हें डायबिटीज की शिकायत है, इसलिए हर रोज सुबह उनकी मेडिकल जांच भी करवाई जाएगी। और डॉक्टरों की एक टीम जेल में 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहेगी। और केजरीवाल जिस बैरक में बंद हैं, उसकी सीसीटीवी कैमरों से लगातार 24 घंटे निगरानी की जाएगी। और जेल मैनुअल के मुताबिक बाकी कैदियों की तरह अरविंद केजरीवाल को भी हर रोज सुबह 6:30 बजे उठना होगा, शाम को 7 बजे उन्हें वापस अपने बैरक में जाना होगा और इस दौरान उन्हें सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे के बीच टीवी देखने की इजाजत भी मिलेगी। तो वो चाहें तो टीवी पर अपने बारे में जो भी खबरें उनके बारे में चल रही हैं वो भी देख पाएंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने 6 अलग अलग याचिकाएं अदालत में दायर की, जिन्हें अदालत ने आज स्वीकार कर लिया। और इन याचिकाओं के तहत अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी है। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल जेल में अपना मैट्रेस, बेडशीट, तकिए और अपनी रजाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो ये सारा अपना निजी सामान घर से ले जा सकते हैं। अदालत ने कहा है कि केजरीवाल को डायबिटीज है, इसलिए वो जेल में अपने साथ अपने डायबिटीज चेक करने की मशीन, उसकी बैटरी और उसका चार्जर, सेंसर्स वगैरह और दूसरी दवाइयां अपने साथ रख सकते हैं। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में घर का बना खाने की भी इजाजत दे दी है और केजरीवाल ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वो जेल में बोतल बंद पानी ही पीना चाहते हैं और इस मांग को भी अदालत ने स्वीकार कर लिया। यानी केजरीवाल जेल में घर का बना हुआ खाना खाएंगे और उन्हें पानी भी बोतल वाला ही मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने जेल में एक चश्मा, एक नोटपैड, एक पेन, टेबल, कुर्सी और कुछ किताबें अपने साथ ले जाने की मांग की थी और वो अपने साथ जो किताबें जेल में ले जाना चाहते हैं उनमें एक भगवत गीता है और रामायण भी है। और अदालत ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो धार्मिक लॉकेट अपने गले में पहनते हैं वो जेल में पहन सकते हैं। तो देखिए, आज मेरे हाथ में वो याचिकाएं हैं जिसमें केजरीवाल ने याचिका लगाई थी कि एक तो वो अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं, उन्हें मिलने की इजाजत दी जाए। फिर वो अपना मैट्रेस, बेडशीट, पिलोज और रजाई वगैरह अपनी इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्विल्ट अपनी इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इजाजत भी उन्हें मिल गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें दवाइयां चाहिए क्योंकि वो डायबिटीज के मरीज हैं, घर का बना हुआ खाना उनको चाहिए और ये सारी बातें अदालत ने उनकी मान ली और उन्हें ये सारी चीजें अपने साथ ले जाने की इजाजत जेल में दे दी गई है। इससे पहले आज जब केजरीवाल को कोर्ट लाया गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा, राहुल मैदान क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी
जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामलीला मैदान, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या शराब घोटाले में अगली गिरफ्तारी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज की हो सकती है। इस समय मेरे पास उसी दस्तावेज की एक कॉपी है जो आज ईडी ने अदालत में दायर किया है और इसमें ईडी की रिमांड में अरविंद केजरीवाल से हुई पूछताछ का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। तो ईडी ने आज अदालत को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहे हैं और वो ईडी को कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। आज मैं ईडी ने जो दस्तावेज और जो अपना बयान दिया है उसकी कॉपी लेकर आया हूं। इसमें लिखा है कि जब रिमांड के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी का पूर्व मीडिया इंचार्ज विजय नायर उन्हें रिपोर्ट करता था, तो केजरीवाल ने इस बात से स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था और विजय नायर से उनकी बातचीत बहुत ही कम और सीमित हुआ करती थी। देखिए, विजय नायर का रोल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसमें क्योंकि विजय नायर ही मुख्य बिचौलिया है और विजय नायर को ईडी ने बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और ईडी का कहना है कि यही आदमी बिचौलिया था। केजरीवाल और शराब के व्यापारियों के बीच जो डील सेट कर रहा था वो विजय नायर है, लेकिन अब केजरीवाल कहते हैं कि विजय नायर तो मुझे रिपोर्ट ही नहीं करता था। ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल से कहा कि विजय नायर ने खुद अपने बयान में यह खुलासा किया है और स्वीकार किया है कि वो कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत के सरकारी बंगले में रहता था और अपना सारा कामकाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से करता था, तो इस पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि विजय नायर उनके दफ्तर से काम करता था या वहां से क्यों करता था। लेकिन वो ये बात लगातार कहते रहे कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था और विजय नायर से उनका कोई लेना देना नहीं है। यानी विजय नायर से उन्होंने अपने सारे जो रिश्ते हैं वो एक झटके में तोड़ दिए और कहा कि मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं। जबकि विजय नायर, आपको याद होगा ईडी ने जो लिखा अपनी चार्जशीट में, विजय नायर ही शराब के व्यापारियों से केजरीवाल की मीटिंग करवाता था और फोन पर भी विजय नायर ने केजरीवाल से उनकी बात करवाई थी। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटर एकजुट होकर इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट डालने वाले हैं। मतलब क्या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एक कर दिया है? और हमारे देश में जो विपक्षी नेता धर्मनिरपेक्षता को अक्सर खतरे में बताते हैं, वही नेता मुसलमानों के वोटों के लिए इतनी राजनीति कर रहे हैं। और इस बात को इन तस्वीरों से आज आप जरा समझिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी को शहीद बताने के बाद उनके परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात की और कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके चाहने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। देखिए, बातचीत किया हमसे। इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। तो अब मुख्तार अंसारी के नाम पर भी जबरदस्त राजनीति हो रही है। क्यों हो रही है और इसका क्या नतीजा होगा, उससे पहले मैं आपको वो भीड़ दिखाना चाहता हूं। आज की आप भीड़ देख लीजिए। और आपको याद होगा, जिस दिन मुख्तार अंसारी का जनाजा यहां से निकाला जा रहा था, उस दिन गाजीपुर में जबरदस्त भीड़ थी और वही भीड़ इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीड़ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मुख्तार अंसारी की मौत ने कैसे इस इलाके के मुसलमानों को एकजुट कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग उनके जनाजे के आसपास थे
और उस दिन वहां पर पहुंचे थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और ये जो तस्वीरें हैं ये पूरे भारत ने देखी हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कैसे उस इलाके के मुसलमान एकजुट हो गए हैं, एक साथ आ गए हैं। कहने के लिए मुख्तार अंसारी एक अपराधी था, एक डॉन था, लेकिन ये लोग उसे ना तो अपराधी मानते हैं ना डॉन मानते हैं, ये लोग उसे गॉड फादर मानते हैं। अब बड़ी बात यह है कि मुसलमान एक साथ हो गए। ये तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन टीवी पर जब देश भर में ये तस्वीरें बीजेपी के हिंदू वोटर्स ने देखी होंगी तो वो भी इन तस्वीरों को देखकर शायद एकजुट होने की तैयारी कर रहे होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है वो वोटर्स को भी ब्लैक और व्हाइट में धर्म के आधार पर बांट दे। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के नाम पर दो गठबंधन इस समय मुस्लिम वोटों की खुलकर राजनीति कर रहे हैं। इनमें पहला गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का है, जिसमें समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ खुलकर खड़ी हुई है। और अखिलेश यादव ने गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को अपनी पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार बना दिया है। जबकि दूसरा गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का और अपना दल का है, उनके बीच में हुआ है। और यह गठबंधन भी उत्तर प्रदेश की 80 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। और इसलिए शायद ओवैसी को ऐसा लग रहा होगा कि अगर वो मुख्तार अंसारी के परिवार को अपना समर्थन देते हैं, उनके घर जाते हैं, उन्हें शहीद बताते हैं, तो इससे चुनाव में उन्हें भी मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे देश की बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ मुसलमान वोटों के लालच में आज इस अपराधी का साथ दे रही हैं। हमने उस दिन भी कहा था, हमारे देश के मुसलमानों को, हमारे देश के मुसलमान वोटर्स को आज ये सोचना होगा कि वो अपना पोस्टर बॉय, अपना प्रतिनिधि किसे बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, अब्दुल हमीद जो शहीद हुए थे भारत के लिए, उन्हें अपना प्रतिनिधि और अपना पोस्टर बॉय बनाना चाहते हैं, या फिर मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। वो किस चेहरे के साथ जाने जाना चाहते हैं? वो मुख्तार अंसारी के हमदर्द के रूप में जाना जाना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के फॉलोअर के रूप में जाना जाए? ये आज उन्हें तय करना है। और राजनीति शायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि मुख्तार अंसारी के जनाजे में जिस तरह से जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई, उस भीड़ में इन पार्टियों को अपने वोट नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोटों की राजनीति किसी एक राज्य और एक मुद्दे तक सीमित है। आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, ये तो उत्तर प्रदेश की बात है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से अपील की है कि वो अपना वोट कांग्रेस को देकर बर्बाद ना करें, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, उनकी पार्टी टीएमसी रोकेगी। इसलिए देखिए, यहां इंडिया गठबंधन में सहयोगी होने के बावजूद ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस को वोट देकर वोट बर्बाद मत करो। इंडियन अलायंस আমি তৈরি করেছি, নামটাও আমার দেয়া, ভোটের পরে আমি দেখে নেব। কিন্তু বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, कांग्रेस के वोट दिया मैंने बीजेपी के वोट दिया। अब आप ये देखिए कि जो विपक्षी दल बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, वही विपक्षी दल अब मुस्लिम वोटों की इतनी राजनीति क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ओवैसी, वो खुलेआम अपराधियों का साथ दे रहे हैं, अपराधियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। मुख्तार अंसारी को वो गरीबों का इतना बड़ा मसीहा बता रहे हैं, जबकि वो एक अपराधी था, वो एक डॉन था, उसने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया है। फिर भी ये नेता उसके पीछे खड़े हैं और सारे देश के जो लोग हैं वो चकित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अपराधी के पीछे ये सारे नेता जाकर खड़े हो जाते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा? सच्चाई यह है कि इन्हें भी सब दिखता है।
ये भी सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। मुख्तार अंसारी को हमसे और आपसे ज्यादा ये लोग जानते हैं। मुख्तार अंसारी क्या करता था, अतीक अहमद क्या करता था, हमसे भी ज्यादा ये लोग जानते हैं। फिर भी उसके पीछे खड़े हैं। उसके पीछे कारण है राजनीति और वोट बैंक। हमारे देश में राजनीति की छवि ऐसी बना दी गई है कि हमारे देश के नेता ये कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है। हमें और आपको, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आपसे कहा जाएगा कि आप नियमों का पालन करेंगे, नैतिकता का पालन आप जरूर करेंगे, आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। लेकिन राजनीति में नेताओं ने अपने लिए सारे डिस्काउंट ले लिए हैं। वो कहते हैं राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। एक नया आपने देखा होगा, वर्षों से आप सुनते आ रहे हैं, राजनीति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। और ये बात कहकर, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन, ये बात कहकर राजनीति में हर नेता अपनी पार्टी छोड़कर जब चाहे किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, सत्ता की मलाई खाता है और सारे सिद्धांतों को तोड़ देता है, ये कहकर कि राजनीति में तो सब अलाउड है। तो इन्होंने अपने लिए कोई नियम कानून रखे ही नहीं है और लोग भी शायद इस बात को मान गए कि राजनीति में सब अलाउड है, राजनीति में तो कुछ भी किया जा सकता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मुख्य रूप से 3 मुद्दों के आधार पर मुस्लिम वोटों की राजनीति हो रही है और इस बार खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है या फिर पूरे देश का मुसलमान है, उसके दिमाग में 3 बड़े मुद्दे हैं, 3 बड़े फैक्टर हैं जो मैं आपको बताता हूं कि इस बार भारत का मुसलमान क्या सोच रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा उसके दिमाग में जो छाया हुआ है वो है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, इसलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस को चुनाव में मुस्लिम वोट मिल सकते हैं और मुसलमानों की जो पहली सहानुभूति गई वो कांग्रेस के प्रति गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता राम मंदिर नहीं गए थे और वो बाबरी मस्जिद के बारे में छोटे बयान देते चले गए। और देश के मुसलमानों को लगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो राम मंदिर के मामले पर हमारे साथ खड़ी है, ये बाबरी मस्जिद के साथ खड़े हैं, ऐसा इंप्रेशन उन्हें लगा। तो ये मुद्दा देश के मुसलमानों के दिमाग में है पहले नंबर पर। दूसरा मुद्दा है CAA का। तो जो राम मंदिर का मुद्दा है उस पर पूरी लीड ले ली कांग्रेस पार्टी ने, वहां कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रही, इसलिए कांग्रेस को फायदा होगा। दूसरा मुद्दा है CAA का, जिस पर ममता बनर्जी ने लीड ले ली और ममता बनर्जी को मुसलमानों के वोट मिल सकते हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में वहां के जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस की बजाय ममता बनर्जी को वोट देंगे और इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने CAA का जबरदस्त विरोध किया है, यहां तक कह दिया है कि वो अपने राज्य में पश्चिम बंगाल में CAA को लागू नहीं होने देंगी, यहां तक कह दिया है। हम आपको उस खबर के बारे में बताना चाहते हैं जिसकी देश भर में चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन आपके परिवार में भी उसकी चर्चा भी होनी चाहिए और आपको इस खबर से बहुत कुछ सीखना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के शौकीन हैं तो इस खबर को ध्यान से देखिएगा। पंजाब के पटियाला में 10 साल की एक बच्ची की अपना ही बर्थडे केक खाकर जान चली गई। इस बच्ची के जन्मदिन पर उसके परिवार ने एक फूड डिलीवरी ऐप से केक का ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जब परिवार में या दोस्तों में किसी का जन्मदिन होता है तो आप केक ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और केक कुछ ही देर में आपके पास डिलीवर हो जाता है और आप खा भी लेते हैं उस केक को। पर आपको पता होता है कि वो केक सही है या नहीं है, वो केक पुराना तो नहीं है, उस केक में क्या मिला हुआ है। आज हम इस खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको 10 साल की इस बच्ची के आखिरी जन्मदिन का वो आखिरी वीडियो दिखाते हैं जो उसके जीवन का आखिरी वीडियो साबित हुआ, क्योंकि ये वीडियो बनने के बाद इस बच्ची ने केक काटा, अपना जन्मदिन मनाया, केक खाया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये बच्ची 10 साल की थी, सिर्फ 10 साल। अपने जन्मदिन पर कितनी खुश थी, जैसे कोई भी 10 साल का बच्चा खुश होता है। इसका नाम था मानवी और ये स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। 24 मार्च को इसका जन्मदिन था और उसी दिन शाम को उसके परिवार ने एक मशहूर फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो से ऑनलाइन ऑर्डर करके ये केक मंगवाया, जिसे मानवी ने अपने घर पर अपने परिवार के साथ काटा। और केक काटते समय किसी भी बच्चे की तरह वो बेहद खुश थी, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि इस केक में क्या है। उसने अपनी छोटी बहन, अपनी माँ और अपने नाना नानी को भी ये केक खिलाया और ये एक हंसता खिलखिलाता परिवार था।
और वो खुशी के इस पल को हमेशा याद रखने के लिए इस पल का वीडियो भी बना रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह मानवी का आखिरी जन्मदिन होगा, आखिरी केक होगा और उसका आखिरी वीडियो होगा। केक खाने के थोड़ी ही देर के बाद मानवी और उसके परिवार के सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें चक्कर आने लगे। यानी जिसने भी एक केक खाया सबकी तबीयत खराब हो गई। छोटी बच्चियों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और मानवी और उसकी बहन को उल्टियां होने लगी और मानवी के मुंह से झाग निकलने लगा। इन दोनों बच्चियों को उल्टी होने के बाद उनके परिवार के लोगों को लगा कि शायद किसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है और जल्द ही वो ठीक हो जाएंगी। इसके बाद ये दोनों बच्चियां सो भी गई। रात में मानवी ने यह कहते हुए पानी मांगा कि उसका गला सूख रहा है और फिर उसने धीरे धीरे पानी पिया और दोबारा सो गई। लेकिन सुबह 4 बजे जब मानवी की मां ने उसे छूकर देखा तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था और यह देखकर परिवार के सभी लोग घबरा गए, तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए और वहां डॉक्टर्स ने उसे पहले ऑक्सीजन दिया, उसके बाद तमाम टेस्ट किए और फिर कहा कि मानवी की मृत्यु हो चुकी है।